Okay, so let's begin the class. The chapter again we are discussing chapter number 5, the fundamental unit of life. जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. In the last class we have discussed about unicellular, multicellular organisms. उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक organisms के बारे में डिस्कस किया था. कुछ जनरल डिस्कशन जो आप पहले 8th में पढ़ चुके हो वो हमने डिस्कस किया था. अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सेल. उस दिन हम डिस्कस कर चुके थे कि एक सेल के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक लिविंग सेल के. दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड द थर्ड इज साइटोप्लाज्म. इतना तो चाहे वो एक प्लांट सेल हो वो एक एनिमल सेल हो, दोनों में आपको देखने को मिलेगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो सराउंड कर रही है सेल को, उसके बीच में जेली लाइक लिक्विड विच इज साइटोप्लाज्म, और उसके सेंटर में एक पूरा सेल का ब्रेन विच इज नोन एज न्यूक्लियस. इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्लांट सेल में होता है विच इज नोन एज सेल वॉल. ये भी आप लोग पढ़ चुके हो पहले कि जो सेल वॉल है दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. और ये एक मेजर डिफरेंस भी है प्लांट और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. नाउ इफ यू लुक एट दीस टू डायग्राम्स, यहाँ पर 2 डायग्राम्स बने हुए हैं और ये दोनों डायग्राम्स एक एक टाइप की सेल को दिखा रहे हैं. तो एनी ऑफ यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ लाइक Putraj, unmute yourself and tell me which cell, what is the name of these cells. पहली वाली सेल कौन सी है और दूसरी वाली सेल कौन सी है? Putraj. This one is animal cell, miss, and plant cell. Correct. This, if I say this is A and this is B, which one is animal cell? A or B? Which one is the animal cell? Ma'am. B. B. B is an animal cell? A ma'am. No ma'am. A ma'am. A ma'am. A ma'am. A ma'am. A A ma'am. ma'am. Okay. The animal cell and on what basis you can tell. देखो 2 चीजों के बेसिस पे आपने देख के बता दिया होगा. पहली चीज तो बाहर की मेम्ब्रेन, इसमें केवल Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन. करेक्ट. इसके अंदर यू आर हैविंग 2 मेम्ब्रेन्स, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी और बाहर वाली सेल वॉल होगी. इससे आपको पता चला कि भाई बी वाला जो है इट इज अ प्लांट सेल जबकि ए वाला जो है इट इज एन एनिमल सेल. दूसरा जो डिफरेंस देखने को मिला, संगीता अनम्यूट योरसेल्फ. इसके अलावा Yes, miss. what is the other difference you can write after seeing these 2 diagrams? Miss T. मैं बोलूं मैम. Sangeeta will answer. Don't give collective answers. Sangeeta बताओ बेटा. मिस और एक बार क्वेश्चन पूछ. मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने बोला A वाली इज एन एनिमल सेल, B इज प्लांट सेल. कैसे पता चला? बाय लुकिंग एट द सेल वॉल. इसके अंदर सेल वॉल नहीं है यानी कि ये एनिमल सेल होगी. इसके अंदर सेल वॉल है यानी कि ये एक प्लांट सेल होगी. इसके अलावा व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस व्हिच यू कैन टेल मी आफ्टर लुकिंग एट दीस 2 डायग्राम्स? सेकंड डिफरेंस कौन सा इसमें से है? Yes, Sangeeta, answer me. You know the answer? Okay, Chinnava, you answer. Ma'am, plant cell contain large vacuoles and animal cell contains small vacuoles. In animal cell you can see these are the small vacuoles. इसके अंदर ये बहुत छोटे-छोटे सर्कल बने हुए हैं which are small vacuoles. और small vacuoles हमेशा किसमें होते हैं? It is present in an animal cell. जबकि प्लांट सेल में मोस्टली एरिया, सेल का इतना बड़ा एरिया केवल एक सिंगल बड़े वैक्यूल ने घेरा हुआ है. तो जस्ट सिंपली बाय लुकिंग एट दीस 2 डायग्राम्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विद रीजन कि इसमें से आपने किसी एक को एनिमल सेल क्यों बोला और किसी दूसरे को प्लांट सेल क्यों बोला. अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो हमने कंपोनेंट्स की बात करी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, इन चारों के बारे में नाउ वी हैव टू डिस्कस. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 8. ओके. अब इसके बाद जब हम बात करेंगे हम इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे.
तो जब भी हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात करेंगे, जस्ट कीप इन माइंड, चाहे आपका आंसर लिखने को भी आए तो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हर एक चीज को, सपोज इफ आई से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आपको 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स कि एक्सप्लेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स इट, फुल स्टॉप. ठीक है, एक्सप्लेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आप मुझे पूछोगे भाई 5 नंबर में क्या लिखूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो हर चीज आपको 3 अलग अलग टॉपिक्स के बेसिस पर लिखनी है. और वो 3 टॉपिक क्या होंगे? सबसे पहला टॉपिक होगा किसी भी ऑर्गेनेली या किसी भी कंपोनेंट का नेचर, कि वो है क्या, उसके बारे में जनरल, उसका इंट्रोडक्शन. ओके. दूसरा पार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर, कि वो किस चीज से बना हुआ है. और तीसरा पार्ट होगा उसका फंक्शन. इन 3 बेसिस पे हम हर चीज डिस्कस करेंगे पूरे बचे हुए चैप्टर में. चाहे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेल वॉल, हर चीज के अंदर वी विल डिस्कस दीस 3 मेजर टॉपिक्स. और आंसर भी आपको या नोट्स भी जब आप बनाओ, दिस इज द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर, कि आप उसे 3 डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइड कर दो. पहला नेचर, उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसका स्ट्रक्चर कि वो किससे बना है, एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ सेल. अब अगर आप देखो इधर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला पॉइंट है नेचर, जो मैंने लिखा हुआ है. अब व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, यू नो इट वेरी वेल. सो इट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. पहला पॉइंट हो गया ये नेचर. सेकेंड पॉइंट इज इट इज थिन, ये बहुत पतली होती है. डेलिकेट, अगेन बहुत सॉफ्ट है. और इलास्टिक, यानी कि अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहो लाइक अ रबर बैंड, इट कैन बी स्ट्रेच्ड. अब क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत इलास्टिक है, तो कई बार क्या होता है, ये जो सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इज वेरी डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट है, बहुत पतली है और बहुत इलास्टिक है. अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो आपने अमीबा के बारे में पहले पढ़ा, राइट? अमीबा के अंदर क्या होता है? अमीबा की जो ये बाहर की, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी अगर मैं ये एक अमीबा बना रही हूँ तो आई कैन से दिस इज अ सेल, सिंगल सेल. अब एक सेल है ये, और क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं होगी. अब ये देखो, ये जो सूडोपोडिया होते हैं, ये कैसे बनते हैं? अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये बहुत हार्ड होती, तो क्या अमीबा में ये सूडोपोडिया आराम से बन पाते? क्या वो अपनी मेम्ब्रेन को इतना डेलिकेटली, इतने अच्छे से कर्व कर पाती? नॉट पॉसिबल. तो इससे ये प्रूव होता है कि यस, द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी डेलिकेट, इट इज वेरी इलास्टिक, जैसा चाहो वैसे मोड़ दो उसे पकड़ के. So this is the example which is proving यहाँ पे cell membrane is very delicate, it is very very elastic. Next is it is selectively permeable membrane. Just see the word selective, L-O-I-V, selectively permeable, P-E-R-M-E-A-B-L-E. Okay. Now what does it mean? अब ये आपको बड़ा नया टर्म लग रहा है कि what is selectively permeable, इसका क्या मतलब है? तो देखो, सपोज ऐसा समझो, इसमें 3 वर्ड्स होते हैं. एक होता है इम्परमिएबल, IM, उसके आगे परमिएबल, सेम स्पेलिंग. ओके, इम्परमिएबल. एक होता है सिंपल परमिएबल, और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल. व्हाट इज द डिफरेंस? परमिएबल का मतलब है कि ये जो मेरी सेल है, इस सेल से कुछ चीजें अंदर भी आनी होंगी, ऑक्सीजन चाहिए या और भी चीजें सेल को जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो सब बाहर से अंदर आएंगी. और अगर सेल में कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट, जो अगर सेल के अंदर रहा तो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, तो उसे सेल से बाहर भी जाना होगा. तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन को अलाउ करना पड़ेगा कि वो अंदर भी आने दे और बाहर भी जाने दे. अब एक इस तरह से समझो, दिस इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ योर बिल्डिंग. आपके घर का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, आपकी बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, क्या वो सारे लोगों को अंदर आने देता है? जो आ रहा है ठीक है, बिना पूछे चलो सब अंदर चले जाओ, और जो बेकार है उससे, मतलब जो बाहर जाना चाहता है बिना पूछे, उसका कोई फायदा ही नहीं है. अगर सब अंदर आ जाएं और सब बाहर चले जाएं तो उसका कोई सीन नहीं बनता. ओके, उसका कोई सेंस नहीं है. तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको अंदर आने देगी तो हो सकता है कुछ हार्मफुल मटेरियल भी अंदर आ जाए, और अगर सबको बाहर जाने देगी तो हो सकता है कुछ जो यूजफुल मटेरियल है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाए.
जब कोई भी मटेरियल सबको अंदर आने देता है बिना पूछे, बिना किसी की इंक्वायरी किए, और सबको बाहर निकलने देता है, उसे हम सिंपल परमिएबल बोलते हैं. ओके, परमिएबल, PERMEABLE, परमिएबल. ओके, अब अगर ये सेल वॉल बिल्कुल मना कर दे, मेरा सिक्योरिटी गार्ड गेट बंद कर दे कि भाई मैं तो ऐसी ही जॉब करता हूँ कि मैं गेट बंद करके रखूंगा, न तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, अगेन दिस इज हार्मफुल. अगर ये सेल वॉल ऐसी हो जाए, सेल मेम्ब्रेन, ये कहे कि भाई कोई ना तो अंदर जाएगा कोई बाहर जाएगा, ना कोई बाहर जा सकता है, इट मीन्स जो सब्सटेंस सेल को चाहिए, आपको जो बाहर से खाना लाना है, आपको भूख लग रही है, आपके घर में खाना खत्म होने वाला है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, यू कैन गो आउट ऑफ योर सोसाइटी, प्रॉब्लमेटिक. किसी को अंदर आना है, कोई बाहर गया हुआ है, कैन नॉट कम इनसाइड. जब ऐसा केस होता है कि ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, जो भी एक प्रॉब्लम है, ओके, दैट टाइम वी कॉल द मटेरियल एज इम्परमिएबल. परमिएबल जो सबको आने दे रहा है, इम्परमिएबल जो सबको बाहर जाने दे रहा है. अब व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड? एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? हु विल टेल मी? रम्या. मैं बोलती हूँ मैम. मिस, वो कुछ लोग आने से परमिशन लेके आना है ना. एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? कुछ सिलेक्टेड लोगों को, चोर नहीं है, जो अच्छे से पता चल रहा है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, दे कैन गो, दे हैव इम्प्रूव्ड कि हमें उससे मिलना है, वो लोग अंदर आ सकते हैं. सिमिलरली जिन्हें वो जानता है, जो उसे देखने से बड़े अच्छे लग रहे हैं, उन्हें बाहर भेज देगा. तो ये जो नेचर है कि पूछ के सिलेक्टेड लोगों को, कुछ ही मटेरियल को, सर्टेन मटेरियल को ही एंट्री देनी है और सर्टेन मटेरियल को ही एग्जिट करना है, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. और यही हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है. Therefore, it is known as a selectively permeable membrane. कि कुछ ही selective material अंदर आएगा, कुछ ही बाहर जाएगा. So you can see it allows the entry, ये entry and exit. ये कुछ ही की entry और exit और only certain materials. कुछ ही substances की entry allow करती है, कुछ ही substances की को exit करने में help करता है. तो सेल मेम्ब्रेन इज लाइक दैट कि भाई ठीक है, इट इज द सिक्योरिटी गार्ड. नाउ इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. आपको पता है ये सेल के बाहर की आउटर कवरिंग है. ये तो जनरल बातें हो गई. इतने में मैंने कुछ इसका फंक्शन नहीं बताया कि इसका काम क्या है. इतने में मैंने कुछ इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया, बस ये बताया थिन डेलिकेट है, पर किससे बनी है, कैसी है, नथिंग आई टोल्ड यू, राइट. सो नाउ वी टिल नाउ इट इज क्लियर. यहाँ तक समझ में आ रहा है? यूसुफ, आंसर समझ में आ रहा है अगर? Yes ma'am. अच्छा, Yes ma'am. ओके, ठीक है. नाउ इतना कंप्लीट करने के बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दूसरा हेडिंग इसका व्हिच इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको याद, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन. तो जहां मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज करूं या सेल मेम्ब्रेन, यू शुड अंडरस्टैंड कि दोनों चीजें सेम है. When we are talking about the structure, तो स्ट्रक्चर में ये मिलकर किससे बनी है? इट इज वेरी सॉफ्ट. और ये बनी किससे, इसमें ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं पढ़नी है, बस छोटी सी चीज पढ़नी है कि इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. तो स्ट्रक्चर में आप देखोगे इट इज मेड ऑफ, इसको सिंपल लिपिड भी लिखते हैं या फॉस्फो इज फ्रॉम फॉस्फोरस, phospholipids, LIPIDS. लिपिड्स इज नथिंग बट फैट. जो हमारी बॉडी में फैट होता है एक्स्ट्रा बोन के बाहर, राइट, दैट जैसे आपको ओबेसिटी होती है, so the same lipids is nothing but fats. So they are made up of phospholipids and proteins. अब ये इनसे मिलकर कैसे बने हैं, इसके लिए एक मॉडल दिया गया जिन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज लाइक अ सैंडविच. ये एक सैंडविच की तरह है. तो सैंडविच के अंदर 2 लेयर्स होंगी, ऊपर वाला ब्रेड और नीचे वाली ब्रेड, और बीच में व्हाटएवर यू आर हैविंग इन स्टफिंग, चीज, पोटैटो, मिक्स वेज, जो भी है, ठीक है. तो ये जो ऊपर वाली लेयर है और ये जो नीचे वाली लेयर है, these 2 layers are made up of these phospholipids. तो ये जो मेरी ब्रेड का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये फॉस्फोलिपिड्स मेरी ब्रेड की तरह काम कर रहे हैं
और इसके बीच में जो स्टफिंग भरी हुई है वो किसकी भरी हुई है? प्रोटीन्स की भरी हुई है. So it is like a sandwich having 2 layers of phospholipids and proteins are embedded. Embedded का मतलब क्या होता है? घुसे हुए हैं बीच बीच में. And proteins are embedded. Embedded in it. Okay, ये बीच बीच में घुसे हुए हैं. It is simply like okay, so you are having 2 layers which are of breads. In this it is phospholipids. In the center you are having proteins. अब ये जो proteins हैं, अगर मान लो कि मेरी 2 लेयर है सैंडविच की, ऊपर वाली ब्रेड और नीचे वाली ब्रेड, अंदर स्टफिंग मेरी प्रोटीन्स की भरी हुई है. कुछ प्रोटीन्स तो अंदर पूरे भरे हुए होते हैं और कुछ प्रोटीन क्या होता है इस लिपिड में से बाहर झांक रहे होते हैं. कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, कुछ नीचे से. तो इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? एक बहुत बड़ा सी, एक बहुत बड़ा समुद्र सी, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स तैर रहे हो. दिस इज वाटर. तो आइसबर्ग्स होते हैं, कुछ अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं. इस तरह से वो तैर रहे हैं. तो ये जो अंदर की स्टफिंग और ये जो आइसबर्ग्स हैं, दे आर प्रोटीन्स. और ये जो दूसरी लेयर्स हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, दे आर फॉस्फोलिपिड्स. So this is all about the structure of cell membrane. Is it clear, Ishan? Yes, ma'am. Now we will go to the functions. दिव्या समझ में आ रहा है? हाँ मैम. Okay. Now let's go to the function. Function थोड़ा सा complicated है, थोड़ा सा easy करके पढ़ेंगे. सबसे पहला फंक्शन, वहां मैंने एक वर्ड यूज किया था सेलेक्टिवली परमिएबल. तो इस टर्म से व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चिन्मयी, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म सेलेक्टिवली परमिएबल? क्या मिस? मैंने एक वर्ड यूज किया था सेलेक्टिवली परमिएबल. Yes, ma'am. It allows only selectively. It allows only useful things inside and leaves. Of the watchman. Wait. Wait for a minute. Where is Chinmay? Chinmay, answer it, beta. Selectively permeable means कौन कौन मिस अच्छे होते हैं मिस उनको अंदर बेचते हैं मिस, और कौन कौन बुरे होते हैं मिस उनको बाहर बेचते हैं. Okay, how will you write in English? मैम मैं बोलूं मैम. Selected people will People, this is only selected okay. enter and Certain materials. yes, It allows only certain materials. The entry which are used. only. So, okay, fine. It allows only the needed to show. certain materials. Okay. कुछ ही materials का entry और exit ये allow करते हैं. तो पहला function जो है मेरा plasma membrane का, this is it allows the entry and exit of certain materials. Therefore, it is also known as plasma membrane. Now, second thing is it provides a boundary to the cell. अगर ये सेल की बाउंड्री नहीं होगी तो मेरे अंदर का सारा साइटोप्लाज्म निकल के बाहर ब्लड में मिक्स हो जाएगा and you don't have any identity of cell. So it provides boundary to the cell. तीसरा, अगर मान लो यहाँ एक और सेल है तो ये क्या कर रहा है, दूसरी वाली सेल से इसको अलग भी बना रहा है और सराउंडिंग से भी इसको अलग कर रहा है. ठीक है, तो it helps in differentiating between different cells. आप अलग अलग सेल
सेल में डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग में हेल्प करता है। अब देखो इसमें ये मेजर फंक्शन है आपके सेल मेम्ब्रेन के। अब जो पहला वाला पार्ट अगर आप देखो एंट्री एंड एग्जिट, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। एंट्री कैसे करता है, एग्जिट कैसे करता है। तो देखो सेल को मोस्टली क्या चाहिए, एक उसको चाहिए गैसेस, यानी ऑक्सीजन चाहिए सेल को सांस लेने के लिए, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी हमारी सेल तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ एंट्री में मोस्टली मुझको चाहिए गैसेस चाहिए। गैस चाहिए कौन सी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को अंदर लेकर आते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ यूजफुल सॉल्ट्स हो, चीज हो सकती है बाहर, जिसको अंदर आना है। और क्या अंदर आना हो सकता है सेल को डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स, और सेल को क्या चाहिए हो सकता है, पानी चाहिए हो सकता है। ये तीन चीजें आपकी सेल को जरूरत पड़ सकती है, पानी की क्योंकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ऑक्सीजन की क्योंकि उसे सांस लेनी है, और कुछ यूजफुल चीजें जिससे कि वो डाइजेशन कर सके, अपना खुद को ग्रो कर सके, खुद के अंदर अगर कोई डैमेजेस आ रहे हैं तो उसको रिपेयर कर सके। तो ये सारी चीजें सेल को चाहिए। अब व्हाट इट नीड्स टू बी एग्जिट, तो यूजफुल की जगह हो सकता है कुछ हार्मफुल सॉल्ट हो जिसको बाहर निकालना हो, जो अंदर जैसे इसने एक्सक्रीशन किया जब सेल ने, तो हो सकता है यूरिया या कुछ और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो टॉक्सिक हो, पॉइजनस हो, उन्हें बॉडी से बाहर जाना है। दूसरी चीज वाटर, हो सकता है सेल में बहुत ज्यादा हो और उसे पानी बाहर निकालना है। और गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसने सांस ली तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको अपनी बॉडी में से, अपनी सेल को अपनी बॉडी में से निकालना है बाहर। तो ये मेजर चीजें हैं जिनका एंट्री एग्जिट है। तो अगर मैं बेसिक इसमें डिस्कस करूं तो ये जो गैसेस हैं, गैसेस यानी कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इट टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कैसे जाएंगे, अगर ये मेरी सेल है तो इस सेल में अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, सॉरी ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कैसे आएगा, बाय डिफ्यूजन। नाउ the term diffusion you have studied in lesson number 1 chemistry. What is diffusion? The movement of molecules from higher concentration to lower concentration. हमारा concentration क्या है? Let's see. If you are having a beaker, you are having water in it. क्या एक गिलास में जब आप पानी डालते हो तो क्या कहीं पानी कम कहीं पानी ज्यादा होता है, या पूरे में वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है? दिव्या बताओ। दिव्या, Yes, ma'am. what was my question? कंसंट्रेशन में एक बीकर पानी डालते हो मैम, वो बाद में सेम वाटर होते हैं क्या? आंसर करो मुझे कि जब मैंने इसमें पानी डाला तो क्या ये पानी कहीं कम कहीं ज्यादा है या पूरे में इक्वली स्प्रेड है? इक्वली स्प्रेड है मैम, इक्वली स्प्रेड है। विटामिन्स। अब मैंने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला और वो पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ गया। अब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट ज्यादा है क्योंकि क्रिस्टल यहाँ पर है 3-4, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ज्यादा है और यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है ही नहीं, कम है। तो जो चीज अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट कर रही हूँ और मैं तो वर्ड ज्यादा यहाँ ज्यादा नहीं, हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई अमाउंट को हम हाई कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं। विशाल, यस मैम।
Ma'am, your voice is not clear, ma'am. I'm not able to hear you clearly. ठीक है, म्यूट करो माइक। Okay, so in this you are having water in this beaker, potassium permanganate at the corner. तो अगर मैं पूछूं कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ ज्यादा है तो यू विल से हियर, यहाँ पर उसका अमाउंट ज्यादा है। अमाउंट वर्ड ना लिखकर ऑलवेज वी राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं ये लिखूंगी कि पोटेशियम परमैंगनेट की किसकी कॉन्सेंट्रेशन, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इज द फॉर्मूला। पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन इस जगह पे कम है, तो आई विल से इट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अमाउंट वर्ड, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड कभी भी दिखाई दे तो जस्ट से इट इज अमाउंट। ओके, अमाउंट। अगर मैं पूछूं पानी का अमाउंट कहाँ ज्यादा है, तो अभी आपने बताया कि पानी का अमाउंट कहीं ज्यादा नहीं है, सब बराबर है, तो आई विल से इट इज ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट, सेम अमाउंट, तो आई विल से द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन। पर आपको बतानी पड़ेगी आप किसके अमाउंट की बात कर रहे हो। मैं कहूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अब आप मुझसे पूछोगे किसका अमाउंट, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आई हैव टू स्पेसिफाई कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है थ्रू आउट। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है जो कम होता है अमाउंट, पानी कम है या ये पार्टिकल कम है, कंपेयर किया जाए दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को, या दोनों मैंने किसको ज्यादा लिया है, पानी को ज्यादा लिया है और इसको कम लिया है, तो व्हाट विल हैपन, क्योंकि पानी तो हर जगह बराबर है लेकिन ये हर जगह बराबर नहीं है, यहाँ पर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाकी हर जगह में इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है। सो दीज पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स विल मूव, ये यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे। कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ इनका अमाउंट ज्यादा था वहां से टुवर्ड द लो कॉन्सेंट्रेशन, so it will start moving towards the lower concentration। और कब तक ये, अब इसने मूव करना स्टार्ट किया तो मैं कह सकती हूँ यहाँ वाले जो पार्टिकल थे कुछ यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे 3-4 बचे, कुछ यहाँ आया, कुछ यहाँ आया, और ये क्या हो रहा है, हाई से लो की तरफ जाते जा रहे हैं। और कब तक ये ऐसे जाएंगे, जब तक कि पोटेशियम परमैंगनेट का अमाउंट पूरे बीकर में बराबर नहीं हो जाता। जब इसका पूरे का कलर पिंक और वायलेट, डार्क वायलेट कलर हो जाएगा, ऐसे में हम कहेंगे कि हाँ भैया डिफ्यूजन हो गया। अब पूरे में, क्योंकि कलर हर जगह आ गया, पहले कलर केवल इधर था, पर्पल कलर यहाँ दिख रहा था, बाकी सब पानी दिख रहा था, व्हाइट ट्रांसपेरेंट, पर अब क्या हुआ, हर जगह सेम है। आप देख के बता नहीं पाओगे कि कहाँ पर तो पोटेशियम परमैंगनेट ज्यादा है या कहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट कम है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ particles from the higher from higher to lower concentration. ओके, अब यही डिफ्यूजन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मूव करना होता है। तो व्हाट विल हैपन, मान लो ये मेरी एक सेल है, इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, मैंने सांस ली, सांस लेने के बाद बाहर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, हर जगह ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि मैंने अभी अभी सांस ली, मैंने इनहेल किया है, और कंपैरेटिवली अंदर ऑक्सीजन क्या है, अंदर ऑक्सीजन कम है। तो मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी या अंदर से बाहर आएगी? बाहर से अंदर आएगी। बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर से अंदर जाएगी, क्योंकि बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, सो ऑक्सीजन विल साइड, और मेरी सेल को ऑक्सीजन ही चाहिए थी। ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगी, ड्यू टू दिस डिफरेंस। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, जब मैंने सांस ली तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन तो आ गई, और जब मैंने एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। मैंने सांस छोड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यानी कि यहाँ बाहर की तरफ मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकाल दिया जैसे अभी एक्सहेल करके। और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है क्योंकि मेरी सेल में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, उसने अभी अभी सांस मतलब एक्सहेल किया है,
तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. सो नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम इनसाइड. So this is complete. This is known as the diffusion. You have studied in chemistry first lesson कि diffusion solid में सबसे कम होता है, liquid में उससे ज्यादा होता है और gases में उससे भी ज्यादा होता है. तीनों में होता है पर gases में सबसे ज्यादा होता है. तो इसीलिए यहाँ पे preferable method कौन सा है change करने का? यहाँ कोई बैठा तो है नहीं, इसके पास lungs तो है नहीं कि अपने आप सांस ले ले. So there is diffusion. इसी तरह से अगर अमीबा की बात करूँ तो अमीबा में भी ऐसे ही होता होगा. अमीबा एक ऐसी सेल है, बस इसमें सुपरपोडिया बना दूं तो ये अमीबा बन जाएगी. बन गई. अभी अमीबा में भी सेम चीज होगी. अंदर आएगा मटेरियल थ्रू डिफ्यूजन, गैसेस अंदर आएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा थ्रू डिफ्यूजन. तो गैसियस एक्सचेंज, जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो रही है, एक अंदर जा रही है एक बाहर आ रही है. तो दिस गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अ सेल बाय डिफ्यूजन. और इसमें मेन हेल्प कौन कर रहा है अंदर आने और बाहर जाने में? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये ऑक्सीजन को अलाउ कर रही है अंदर आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ कर रही है बाहर जाने के लिए. बट प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस इज डिफ्यूजन. अब इसके बाद देयर इज वन मोर प्रोसेस. यहाँ तो बात हुई गैसेस की, डिफ्यूजन. लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि जब पानी के मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाते हैं, जब पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं या बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर बाकी हर चीज है तो आप उसे डिफ्यूजन कहोगे, लेकिन इफ इट इज स्पेसिफिकली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स तो उसके लिए यू यूज अ वर्ड नोन एज ऑस्मोसिस. पहले इसमें डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी. देखो, डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है. ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में डिफ्यूजन होता है. किसी में कम तो किसी में ज्यादा. जबकि ऑस्मोसिस में मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला कि ये किसके अंदर होगा? ओनली इन वाटर मॉलिक्यूल्स. केवल पानी के मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं तब आप उसे ऑस्मोसिस बोलोगे, तब आप उसे डिफ्यूजन नहीं बोलोगे. डिफ्यूजन के अंदर ये सॉलिड, ये लिक्विड या ये गैस, कोई भी जिसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है, दे विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन जाएगा? सॉलिड भी जा सकता है, लिक्विड भी जा सकता है और गैसेस भी जा सकती हैं, जैसे अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गई थी. जबकि इसके अंदर केवल वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर मैं कहूं कि ये एक सेल है जिसके अंदर पानी बाहर ज्यादा है, वाटर जो है बाहर वो ज्यादा है और अंदर पानी कम है, राइट? एक सेल के अंदर बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है. तो आकाश, अनम्यूट योर माइक बेटा. इसमें वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां की तरफ जाएंगे? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? बाहर से अंदर. अंदर. आउटसाइड टू इनसाइड. बाहर से अंदर. मिस. Okay, from outside to inside. Okay, so what will I call it? Osmosis or it is diffusion? Osmosis. Osmosis, miss. Taking place in water molecules. और तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डिफ्यूजन के अंदर अगर आप याद करो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, या फिर ऐसे समझो कि जब आप घर में घुसे, ठीक है, खाना बन रहा है, आपका फेवरेट फूड, यू गेट द स्मेल. ओके, क्या बीच में किसके थ्रू वो स्मेल आप तक पहुंची? थ्रू एयर ओनली. एयर की मदद से ही आप तक पहुंची वो स्मेल, या अगर आपके घर में कहीं अगरबत्ती जल रही है उसकी स्मेल, उसकी खुशबू एयर के थ्रू आई. अगर अभी जो मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट, इसके पार्टिकल कैसे पहुंचे? पानी के थ्रू. बीच में कुछ और नहीं है जो इनको सेपरेट कर रहा हो. लेकिन तो यहाँ पर कुछ नहीं है बीच में. यहाँ पर क्या है? अगर ये एक सेल है
और सेल की मेम्ब्रेन कैसी है? जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज सेलेक्टिवली इन नेचर। तो पानी के मॉलिक्यूल केवल तभी मूव करते हैं जब बीच में सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसको हम सेमी परमिएबल भी बोलते हैं, जब बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लिसन हियर। मान लो मैं यहाँ में आज खड़ी हूँ, ठीक है, अगर मैंने ये बीकर बनाया, ठीक है, इसमें मैंने बीच में एक कोई कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ पानी कम है, क्या पानी यहाँ से यहाँ